तो मेरा नेम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विशाल नाइट में। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें सामाचक और बनवी को दिखाया जाता है। सामाचक जो कि बनवी को ही लेके जा रहा होता है, अगले ही पल उससे कहने लगता है क्या तुमने इसके बारे में सुना नहीं? मैंने कहा कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, अब मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ घूम सकते हो। बनवी जैसे ही इसे सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले ही पल सामा जैसे ही इसे सुनती है तो वह तुरंत ही सामाचक के गले लग जाती है और उसे कहने लगती है थैंक यू फादर। सामाचक सामा से कहने लगता है अगर यह बास्टर्ड तुम्हें फ्यूचर में थोड़ा सा भी तंग करता है तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस पर सामा कहने लगती है कि यह आपका दामाद है तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हर्ष भी मत होइए। सामाचक इस पर कहने लगता है लेकिन वह तो इस बात को समझता ही नहीं है, तो फिर आखिर उसको बास्टर्ड कहने में क्या ही दिक्कत है। बनवी जैसे इसे सुनता है तो चौंक जाता है, अपना कहने लगता है तो क्या वह सिर्फ मुझे बाहर जाने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं बल्कि वो मुझे अपना सन इन लॉ बनाने के लिए भी तैयार हैं। उसने इसके लिए जरा भी संकोच नहीं किया। दूसरी तरफ से सामा वह बनवी को आवाज़ दे रही होती है। सामा बनवी से कहने लगती है मेरे फादर वह परेशान हो जाएंगे तो इसलिए जल्दी से इधर आ जाओ। इसके बाद बनवी भी तुरंत ही सामाचक के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे थैंक यू ससुर जी कहता है। बनवी ने इतनी जोर से कहा होता है कि सामाचक उसे कहने लगता है अगर कोई इसके बारे में सुन ले तो वह सोचेगा कि मैं बहरा हूँ। इसके बाद उन दोनों को देखते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं तो राजी होना ही था। इसके बाद सामा बनवी से कहने लगती है मेरे फादर तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गए। इस पर बनवी कहने लगता है अगर मैं तुम्हें सही बताऊँ तो वह मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा नरमी बरत रहे थे। सामा को सोते हुए बनवी से कहने लगती है लेकिन फिर भी यह देखते हुए तुम सचमुच काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फादर उन टेक्निक का भी यूज़ करेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ पर सामा को ज़्यादा ही मुस्कुरा रही थी। इसे देखकर बनवी वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बनवी तुरंत ही सामा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहने लगता है जल्दी करो हमें चलना होगा। सामा पूछने लगती है लेकिन आखिर कहाँ पर? इस पर बनवी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने फादर से मिलाना चाहता हूँ, मेरे फादर को भी तो पता चले आखिर मैं किसे पसंद करता हूँ। इस पर सामा भी मुस्कुराते हुए ठीक है कहती है और कहने लगती है हाँ चलो चलते हैं। उन्हें इस तरह से जाते हुए सामाचक और उसके साथ में एक और शख्स खड़ा हुआ था जो कि देख रहे होते हैं। वह शख्स बनवी को देखते हुए कहने लगता है यह सचमुच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट को देखा है लेकिन फिर भी उसकी इस उम्र में इतना ज़्यादा इंप्रेसिव होना यह सचमुच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने नहीं देखा इतनी कम उम्र में इस रिलम पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति। सामाचक उस शख्स से कहने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हो। इस पर वह शख्स कहने लगता है नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही कठोर हो रहे हो। मैं यह जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वह शख्स कैसा है, क्योंकि तुम हमेशा ही शिकायत करते रहते हो कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वह सचमुच दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। इस पर सामाचक उस शख्स से कहने लगता है लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना वह इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। यह शख्स होता है डू गैंग, जो कि हंसते हुए कहने लगता है खैर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरे सामने इस दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट खड़ा है। और यहाँ पर यह सामाचक के बारे में बात कर रहा था। वह आगे कहने लगता है तुम सचमुच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि किसी ऐसे शख्स से लड़ने के बाद भी तुम्हारे अंदर अभी भी इंटरनल एनर्जी बची हुई है। सामाचक इसे सुनते ही अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। दिखाया जाता है सामाचक के हाथ को जिसके ऊपर बनवी ने कट मार दिया था। सामाचक जैसे इसे देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद डू गैंग से कहने लगता है क्या तुमने सुना कि उस बास्टर्ड ने क्या कहा था? इस पर डू गैंग कहने लगता है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना, वैसे ही है जैसा कि आपने इसके बारे में बताया था। उसका रिलेशन वह ज़रूर माउंट माउ सेक्ट के साथ हो सकता है। सामाचक इस पर उसे पूछने लगता है क्या तुम्हें उसके निशान मिले? इस पर डू गैंग बताने लगता है हाँ, वह सांसी के साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। वह अपने पीछे निशान छोड़ता रहता है क्योंकि वह इस एक आंख वाले व्यक्ति की तुलना में इतना ज़्यादा स्किलफुल नहीं है। डू गैंग आगे कहने लगता है लेकिन अगर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम अपने दामाद की पहले मदद नहीं करोगे? इस पर सामाचक वहाँ से चल देता है और कहने लगता है ठीक है चलो देखते हैं। डू गैंग भी उसके पीछे जाने लगता है और कहता है मेरा इंतजार करो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें व्हाइट क्लाउड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। दिखाया जाता है एक मॉन्क को जिसके आगे 3-4 लोग आ रहे थे। उन्हें देखकर कहने लगता है तुम लोग यहाँ पर? मॉन्क अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है वह वन बेक है और आप सभी का स्वागत है इस सेफ हाउस के अंदर। इस पर सामने वाला शख्स कहने लगता है वह कैसी है, क्या उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आया है? मॉन्क इस पर बताने लगता है कि वह अपने अंदर एनर्जी को सर्कुलेट कर रही है। इस पर सामने वाला शख्स अपने मन में कहने लगता है अरे यार मुझे उसे इस तरह की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। और अगर आप लोग भूल गए हो तो यह वही शख्स है 4 सुप्रीम्स में से एक, जो कि हमेशा ही यही हंग के साथ रहता है। अपने मन में आगे कहने लगता है अगर मैं उस दिन सावधान रहता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसके बाद वह आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे उससे मिलना होगा। इस पर मॉन्क उसका रास्ता रोक देता है।
यह शायद सेकंड या फिर थर्ड सुप्रीम होना चाहिए, जो कि आगे कहने लगता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर मॉन्क कहने लगता है इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे इसी तरह का आदेश दिया गया है। जब तक वह खुद वहाँ से बाहर नहीं निकल जाती कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वह एनलाइटमेंट को प्राप्त करने वाली है। एनलाइटमेंट का नाम सुनते ही सुप्रीम भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है मॉन्क और सुप्रीम जिस जगह पर खड़े हुए थे, सामने दरवाजे के अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेड एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है। सुप्रीम इसे देखते ही कहने लगता है आखिर यह है एनर्जी का एक्सप्लोजिव यह क्या है। इस पर मॉन्क कहने लगता है इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम को कुछ समझ में नहीं आता आखिर मॉन्क क्या कह रहा है और सामने से इस तरह की खतरनाक एनर्जी व्यवहार क्यों निकल रही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही माहौल शांत हो जाता है तो वह सामने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहने लगता है यहाँ पर दरवाजे भी खुल गए हैं और अंदर से एनर्जी भी बाहर निकलना बंद हो गई, तो फिर आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रही है। मुझे अंदर भी किसी की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। वह तुरंत ही अंदर चला जाता है और कहने लगता है तो फिर क्या ऐसा हो सकता है। अंदर छत के ऊपर ही हंग खड़ी हुई थी, जो कि कहने लगती है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में आए होंगे। सुप्रीम तुरंत ही हेयांग को देखते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही अपने कह रहा होता है मैं उसकी क्यूआई को भी महसूस नहीं कर सकता। जब तक वह अपने एनर्जी को खुद से रिलीज नहीं करती तब तक इसे फील कर पाना वह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वह सचमुच इतनी तेजी से बढ़ रही है, अगर वह इसी स्पीड से बढ़ती रही तो वह जल्द ही पुराने ब्लड डीमन को पीछे छोड़ देगी। हेयांग अपने हाथों को देखते हुए कहने लगती है मुझे अभी और ज़्यादा आगे जाना है। अभी तो मुझे रिवर्स फ्लो ग्रेट ब्लड हेवनली आर्ट का सिर्फ एक ही पार्ट मिला है। सुप्रीम जैसे ही रिवर्स फ्लो का नाम सुनता है तो वह चौंक जाता है। इसके बाद हेयांग से कहने लगता है क्या तुम्हें इसके बैकलैश और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है। हेयांग इस पर कहने लगती है तुम भी वही बात कर रहे हो जो कि और कोई कह सकता है, इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे इसके हल के बारे में पता है। तुम्हारे पास जरूर कुछ रिपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि तुम सेकंड ब्लड स्टार के पास से वापस आ रहे हो। इस पर सुप्रीम हेयांग से कहने लगता है मैंने सेकंड ब्लड स्टार को सक्सेसफुली मना लिया है, लेकिन फर्स्ट सुप्रीम ने इसके अंदर अपनी टांग अड़ाई थी। हेयांग इस पर हंसते हुए कहने लगती है फर्स्ट सुप्रीम क्या वह अपनी सेक्युलरिज्म ट्रेनिंग के से बाहर आ गया है। साथ ही अपने कहने लगती है फर्स्ट सुप्रीम को ब्लड कल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। वह एकमात्र व्यक्ति है जो कि ट्रांसेंडेंटल फिल्म के पास पहुंचा है। अगर वह सेक्युलरिज्म ट्रेनिंग से बाहर आ गया है तो इसका मतलब यह है कि उसे वह मिल गया जो कि वह चाहता है। अगर उस आदमी ने इसे सेकंड ब्लड स्टार को मनाने में मदद की तो इसका मतलब यह है कि ब्लड कल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति वह अब मेरी साइड आ गया है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसे मैं अभी सुप्रीम बोल रहा हूँ। हो सकता है कि वो कोई ब्लड स्टार हो, क्योंकि घने दिन हो गए इसलिए मुझे अभी इसी के बारे में याद नहीं है, तो जैसे ही पता चल जाएगा मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल इसे सुप्रीम ही कहेंगे। सुप्रीम आगे कहने लगता है लेकिन यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। इस पर ही हम पूछने लगती है और आखिर वह क्या है। हमने उनमें से एक को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। मरी मैलाइंस ने यह कहा है कि वो लोग पर्सनली ब्लड कल्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। हेयांग इस पर कहने लगती है वो अनलेबल्ड फैक्शंस को ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक में होंगे। साथ ही अपना कहने लगती है यह काफ़ी अच्छे समय पर हुआ है, उस समय पर जब मुझे एनलाइटमेंट प्राप्त हुई और साथ ही सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लड कल्ट का व्यक्ति वह आकर मेरे साथ जुड़ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा देर करनी चाहिए। इसके बाद सामने वाले शख्स कहने लगती है तो ठीक है, जल्दी से ब्लड डीमन रिकॉर्ड को भेज दो, मुझे अब ब्लड कल्ट का ब्लड डीमन बन ही जाना चाहिए। इस पर सामने वाला शख्स कहने लगता है दूसरी समस्या है। हेयांग को नहीं समझ में आता कि यहाँ पर दूसरी भी समस्या है। उसने अभी जेब से एक कागज़ को निकाल दिया होता है, कहने लगता है यहाँ पर एक ब्लड डीमन रिकॉर्ड है। बैकरियोर नहा ने ऑलरेडी इसे हमारे पास भेज दिया है। हालांकि बेहतर यह होगा कि इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप भी अपनी तरफ से एक ब्लड रिकॉर्ड भेज सकते हो। हेयांग हंसते हुए कहने लगती है जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था वह इतनी ज़्यादा स्टूपिड भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। सामने वाला शख्स इस पर कहने लगता है इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। हेयांग इस पर कहने लगती है मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। दो बहनें दोनों की दोनों नकली ब्लड डीमन स्वॉर्ड के साथ असली ब्लड डीमन स्वॉर्ड दिखाने का नाटक कर रही है। तो फाइनली मुझे पता चल रहा है कि हम दोनों आखिरकार है तो बहनें ही, इसलिए हमारी सोच भी एक जैसी होंगी। इस पर सामने वाला शख्स चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या आप कह रही हो कि आपके पास जो स्वॉर्ड है वह नकली है, आखिर आप इसके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हो। हेयांग इस पर वहां से जाते हुए कहने लगती है रुको जरा, मैं इस सब के बारे में सब कुछ पूरी तरह से उजागर करने जा रही हूँ, चलो इस इनविटेशन का जवाब दें। अब मैं इसके लिए और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकती। अगर दोनों ही साइड के पास ब्लड डीमन स्वॉर्ड है तो फिर आखिर ब्लड कल्ट का डीमन कौन बनेगा। इसके बारे में पीछे खड़ा शख्स वह कुछ भी नहीं बोल पाता, तो हेयांग उसे कहने लगती है वही जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
तो इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो, यहाँ पर वो मैं होंगी जो कि अब ब्लड डीमन बनने वाली हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।